ये है चैप्टर 911 अजीब दृश्य। क्लाइन ने अपनी हथेली में झांक कर देखा। सोने का सिक्का चमक रहा था। ये सिर की परत दिखा रहा था। इसका मतलब था कि मुझे मैरियनेट की आंखों से खुद को ही देखना चाहिए। ये अटक्रवेशन पाते ही क्लाइन थोड़ी देर हिचकिचाया। उसने विचार किया कि एंजो को ग्रे फॉग के ऊपर भेजने के लिए एक रिवाज करना चाहिए। ऐसा करना ज्यादा सुरक्षित प्रतीत होता था, क्योंकि इससे उसकी स्पिरिट बॉडी को जो नुकसान और करप्शन हुआ था वो पर्यावरण के द्वारा स्क्रीन होके पहले से छिप जाएगा। फिर भी उसे शक था कि शायद कोई साफ नतीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि फेट पाथवे के बियॉन्डर्स उसकी देह पर रहस्यमय स्थान के प्रोजेक्शन को नोटिस कर रहे थे। ग्रे फॉग के ऊपर वो यूनिकनेस शायद अब मौजूद ना रहे। ये वैसा ही था जैसे हाथी के बदन की जांच अंदर से करना, बाहर से देखने के बजाय भीतर जाके देखने की कोशिश करना। क्लाइन ने उंगलियां दबाईं और लंबे समय तक सोने के सिक्के को मजबूती से पकड़े रखा। फिर उसने निर्णय कर लिया। वो अचानक उठा, रिचुअल डैगर निकाला और कमरे के चारों ओर स्पिरिचुअलिटी की दीवार बना दी, ताकि कोई भी उसकी चीखें और अजीब हलचल सुन ना पाए। तुरंत बाद क्लाइन ने रिचुअल किया और ग्रे फॉग के ऊपर क्रीपिंग हंगर की बलि दी। वो डरता था कि अगर कुछ उसके साथ हुआ तो ग्लव उससे ही पलटकर बाधक बन जाएगा। क्रीपिंग हंगर की यही एक फितरत है। यदि वो रोजाना एक आदमी खाने का अपना शेड्यूल पूरा ना कर पाए तो वो अपने पहनने वाले को ही खाना समझ लेता है। और क्लाइन ने अक्सर उसे भूखा रखा, ज्यादा नहीं खिलाया था। सारी तैयारियां व्यवस्थित तरीके से करने के बाद क्लाइन ने एंजो से फ्लावर ऑफ ब्लड लिया और वो उसे अपनी बाईं हथेली में पहन लिया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अगर उसे कोई गंभीर शारीरिक चोट भी आए तो वो पुनरुत्थान कर सके। ठहरकर उसने एक पल के लिए सोचा और कागज निकाला। उस पर लिखा, रिमेंबर टू टेक ऑफ द रिंग। वो डर रहा था कि प्रयोग के बाद अपनी घटती बुद्धि की वजह से वो फ्लावर ऑफ ब्लड उतारना भूल ना जाए। वो बोला, यदि ऐसा हुआ तो शायद किसी सुंदर राजकुमारी को मुझे चुंबन से जगाना पड़ेगा, नहीं मेरी अंगूठी उतारनी पड़ेगी। क्लाइन ने खुद पर ही हल्की सी तंज उड़ाई और बाहर का कपड़ा उतारकर अंगूठी पहन ली। फिर उसने अपनी नई मैरियोनेट विनर एंजो की ओर देखा। खतरे और घबराहट स्वाभाविक थे, पर जब निश्चय हो गया तो अनुभवी क्लाइन बैरिक के साथ आगे बढ़ता है बिना घबराए। कुछ समायोजन करने के बाद और कॉजिटेशन की अवस्था में प्रवेश करके क्लाइन ने मैरियोनेट को धीरे धीरे अपने पास घूमकर देखने को कहा। विना की आंखों से उसने सबसे पहले पतली फैलती हुई धूसर सफेद फॉग की एक परत देखी। उस धुंध के बीच एक जगमगाता हुआ डोर ऑफ लाइट था, जिस पर नीला काला सा दाग जमी था। ये डोर ऑफ लाइट अनगिनत परतदार गोलाकार रोशनियों से बना था। हर गोलाकार रोशनी के अंदर स्क्वामिंग मैगट्स भरे थे, कुछ पारदर्शी, कुछ आधा पारदर्शी। उनके ऊपर जटिल और बयान न किए जा सकने वाले सिंबल्स और पैटर्न्स थे, जिनका अर्थ गहरा और रहस्यमय था। क्लाइन जैसे ही असली डिटेल पहचानने की कोशिश कर रहा था, उसका मस्तिष्क गर्म हो गया और वो बेहोश हो गया। अज्ञात समय बाद वो धीरे धीरे जागा। उसे क्षणिक स्मृति भ्रंश सा लगा। अलभग ऐसा लगा कि वो सुबह तक सो गया है। क्या हुआ, अभी भी अंधेरा है? क्लाइन हाथ जोड़कर उठ बैठा और देखा कि वो जमीन पर पड़ा हुआ है। इसी क्षण उसने एंजो को अपनी पेरिफेरल से देखा। अचानक कई दृश्य और आवाजें उसके मन में उमड़ आईं। बिल्कुल, मैं तो देखना चाह रहा था कि मॉन्स्टर पाथवे के बियॉन्डर्स मेरी देह से क्या देख पाते हैं। शायद मुझे ज्यादा उत्तेजना मिली और मैं बेसुध हो गया। मुझे दर्दनाक चीखें भी याद आ रही हैं। क्या वो मैं ही था? अपनी यादाश्त लौटाते हुए क्लाइन ने जल्दीबाजी में अपनी हालत जांची। वो चौंक गया। उसके बदन पर खून से सने और भयानक घाव थे, जैसे कुछ उसके अंदर से बाहर निकलने वाला हो। उस घाव में मांस अजीब तरह से फिसल रहा था और बहुत तेजी से पुनः बन रहा था। क्लाइन ने जमीन की ओर देखा। वहां उसका रक्त एक आकृति की तरह फैला हुआ था। जहां वो लेटा था उसका सिलहेट बन गया था। धन्य है कि मैंने फ्लावर ऑफ ब्लड पहन रखा है, वरना मैं इस भारी चोट से धीरे धीरे मर सकता था, उसने सोचा। पुनरुत्थान के बाद मैं इंसानी रूप में रहूंगा या किसी राक्षसी रूप में? क्लाइन ने सिर रगड़ते हुए आसपास देखा। फर्नीचर गिरा हुआ था, पर स्पिरिचुअलिटी की दीवार बरकरार थी। उसे राहत मिली कि असामान्यता केवल उसी सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रही, कुछ भी फैलकर बाहर नहीं गया। और घाव की भराले की गति देखकर उसने आंका कि वो ज्यादा देर के लिए बेहोश नहीं रहा, शायद 1 मिनट से भी कम समय। वो उठा, कुर्सी उठाकर बैठ गया, पर ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई बात भूल गई हो, पर याद ना आ रही हो।
तभी उसने वो कागज देखा जिस पर लिखा था रिमेंबर टू टेक ऑफ द रिंग। तुरंत उसे स्मरण हुआ और वो अपनी बाईं हाथ की सोने लाल अंगूठी उतार दी। और अधिक यादाश्त वापस आई। क्लाइंट सिर हिलाकर थोड़ा भय और हल्की सी प्रसन्नता को मिलाकर बोला, कभी कभी लक बहुत मायने रखती है। अगर फ्लावर ऑफ ब्लड के नेगेटिव प्रभाव अचानक चरम पर पहुंच जाते तो मैं शायद उन शब्दों को पढ़ ही ना पाता और स्मरण न कर पाता। देखकर कि वो अधिकतर ठीक हो चुका है, उसने एंजो को फ्लावर ऑफ ब्लड पहनाया और ग्रीन एसेंस हटा दी। ग्रीन एसेंस के उपचार से क्लाइन अब किसी असहजता का अनुभव नहीं कर रहा था। उसने फिर अपने द्वारा देखी गई सीन पर ध्यान लगाया। ये वही सीन था जो फेट पाथवे के बियॉन्डस उसकी देह पर देखते थे। नीला काला धब्बा लगा डोर ऑफ लाइट, अनगिनत परकदार गोलाकार रोशनियां, पारदर्शी और पार्श्वपारदर्शी मैगट्स का एक झुंड, वो जटिल चिन्ह और पैटर्न जो रहस्य छिपाते हैं पर दूसरों को कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। ये सब क्या दर्शाते थे? क्या ये किसी विशेष मिथिकल क्रीचर का रूप है जो ग्रे फॉग के ऊपर के रहस्यमय स्थान से संबंधित है? क्या ये सीक्वेंस 0 का कोई सच्चा देवता है? ग्रे फॉग की स्क्रीनिंग की वजह से केवल फेट पाथवे के बियॉन्डर्स ही इसे सीधे देख पाते थे और वे डायरेक्ट विजुअल प्रभाव और करप्शन सहते थे। एक ही समय में उनसे ज्ञान सीधे प्रकट नहीं होता था। क्लाइन ने कुछ देर सोचा और फिर डिविनेशन का सहारा लेकर छिपे हुए अर्थ को समझने की कोशिश करने लगा। डोर ऑफ लाइट किसी मायने में अप्रेंटिस की कुर्सी के पीछे के सिंबल से मिलता जुलता है। ये शायद मिस्टर डोर की ओर इशारा कर रहा है। वो स्टैक्ड स्फेरिकल लाइट्स मेरी कॉजिटेशन से मिलते जुलते हैं और कॉजिटेशन का आधार कुछ मिथिकल सिस्टम से मिलता है जो पृथ्वी पर कुछ उपन्यासों में बताए गए हैं। शायद मेरी सबकॉन्शियस ने सबसे नज़दीकी और मैच करने वाली स्मृति चुनी, या मेरी चुनी हुई चीज़ों ने ग्रे फॉग के प्रदर्शन को प्रभावित किया। ये डिस्टॉर्टेड और पारदर्शी मैगट्स हॉर्नेशियस पर्वत श्रृंखला की मुख्य चोटी पर मौजूद फफून जैसी चीज़ों से मिलते जुलते हैं, पर कुछ अंतर भी हैं। क्या ये सीक्वेंस 0 द फूल का रूप है सियर पाथवे का? मैं ट्रांसलूसेंट वाले को साफ नहीं देख पाया, और वो नीला काला रंग मुझे उस रहस्यमय गहराई से जोड़ता है जहां मैं पहुंच नहीं सकता। जब मैं स्टेयरकेस ऑफ लाइट के सबसे ऊंचे चरण पर खड़ा था, तब भी मैंने क्लाउड लाइक संघनित मास में इसी तरह के नीले काले संकेत देखे थे। क्लाइन ने काफी देर तक सोचा पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। सब कुछ उसने अपने दिमाग के कोने में रख दिया ताकि और सबूत मिलने पर और विश्लेषण कर सके। सभी चीजें साफ करने के बाद वो 4 कदम काउंटर क्लॉकवाइज चला और ग्रे फॉग के ऊपर गया। वो अपनी शारीरिक स्थिति का थरो इंस्पेक्शन करना चाहता था और ये जांच करना चाहता था कि एंजो में अभी भी कोई पैसिव लक या बैड लक तो नहीं बची है। बायाम, गरीब जिला। एक छोटे टूटे फूटे घर में एडमायरल ऑफ द स्टार्स कैटलिया एक मेज के पीछे बैठी दरवाजे की ओर देख रही थीं। तभी एक अनोखे नॉकिंग पैटर्न की आवाज आई। आओ अंदर। उन्होंने अपनी आवाज नहीं छुपाई। लकड़ी का दरवाजा चरमराया और द हैंग्ड अंदर आया, एक काली हुडी वाले चोगा में। उसके शक्की अंदाज के बावजूद कैटलिया ने अपने भारी चश्मे को ठीक करते हुए मुस्कुराई और कहा, यदि तुम ऐसे ही बाहर चलते फिरते तो चर्च ऑफ स्टॉर्म के सदस्य 5 मिनट में तुम्हें घेर लेते। वो जानती थीं कि द हैंड की नकाब पोशी बेकार नहीं है। उनकी यह पहचान कई लोगों के लिए एक संकेत थी। कैटलिया ने जानबूझकर कोई भेद छिपकाव नहीं किया, क्योंकि गिरमाहन स्पैरो को फीचर पर चढ़ाने की बात समुद्रों में फैल गई थी। द हैंड के लिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि एडमायरल ऑफ द स्टार्स आसीलत में मैडम हर्मिट ही हैं। अल्जर ने सीधा उत्तर नहीं दिया। दरवाजा बंद करते हुए वो कुर्सी खींचकर बोला, तुम्हारे लिए भी यही सच है। वो कहना चाहता था कि एडमायरल ऑफ द स्टार्स 7 पीरियड एडमायरल्स में एडमायरल हेल्के की बाद आती थीं, और यह भी कि उसे गिरमान स्पैरो से गहरी कनेक्शन होने का शक था। चर्च ऑफ स्टॉर्म और चर्च ऑफ एवरनाइट दोनों उसकी तलाश में थे। उनकी बाउंटी 45,000 पाउंड्स तक पहुंच गई थी, और जहां भी उसे पहचाना जाता परेशानी खड़ी हो जाती थी। इसलिए डिस्गाइज का ना होना उसको परेशानी में डाल सकता था। कैटेलिया ने हल्का सिर हिलाया और द हैंड के उड़ी में छिपे चेहरे की ओर देखा। मेरे सामने इस तरह का बेकार बेकार है, फिर भी मैं तुम्हारे चुनाव का सम्मान करती हूं। वो अभी भी अपने चश्मे पहने रहीं, एक कमांडिंग प्रेजेंस और आत्मविश्वास के साथ, जैसा कि एडमायरल ऑफ द स्टार्स की शख्सियत में होता है। अल्जर ने हुडी के नीचे मास्क पहन रखा था और उसने बिना चक्कर लगाए सीधे मुद्दे पर आकर कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। कैटेलिया ने दाहिना हाथ बायां कोहनी पर रखकर उत्तर दिया, मैं जान। फिर तुम मदद के लिए क्यों आ रहे हो? ये अतिशोक्ति क्यों है? अल्जर तैयार था। उसने संक्षिप्त में कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बातों पर लोग चर्चा करें। कैटेलिया ने बीच की बात समझ ली और कुछ सोचते हुए कहा। अल्जर ने हल्का सिर हिलाया और बताया, मेरे अवलोकन और अनुमान के अनुसार आर्टिजन संभवतः प्राइमोडियल मून पर विश्वास करने वालों द्वारा नियंत्रित हैं।
वो साउथर्न कॉन्टिनेंट के मूल समूह से हैं, लाइफ स्कूल ऑफ थॉट के दुराग्रहियों से नहीं। कैटेलिया का चेहरा शांत रहा। वो क्षण भर सोच में डूबी रही और फिर बोली, तो तुम मिस्टर मून को ढूंढो, वे ऐसे मामलों में बहुत रुचि लेते होंगे। अल्जर ने शांत स्वर में कहा, यदि हम इसे सुलझा नहीं पाएंगे तो मैं खुद कर लूंगा।